हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट में लास्ट वीडियो तक डाइसैकेराइड इस टॉपिक को हमने कंप्लीट किया है। अब डाइसैकेराइड के बाद कार्बोहाइड्रेट में और भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे पॉलीसैकेराइड कहते हैं। मतलब आज का हमारा नया टॉपिक पॉलीसैकेराइड। पॉली का मीन्स पॉली इट मीन्स मेनी, सैकेराइड सैकेराइड मतलब शुगर यूनिट, या आप कह सकते हैं मोनोसैकेराइड, क्योंकि शुगर का बेसिक यूनिट क्या होता है? मोनोसैकेराइड। तो पॉली मेनी सैकेराइड मोनोसैकेराइड यूनिट या शुगर यूनिट। तो जिस कार्बोहाइड्रेट में कई सारे, जिसे हम कह सकते हैं कि अनगिनत सैकेराइड यूनिट होते हैं, शुगर यूनिट होते हैं, मोनोसैकेराइड यूनिट होते हैं, उस टाइप के कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। देखिए डेफिनेशन, द कार्बोहाइड्रेट that contain, जिस कार्बोहाइड्रेट में लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट होते हैं, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट होते हैं, उस टाइप के कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसैकेराइड कहते हैं। तो याद रखिए डेफिनेशन, जिस कार्बोहाइड्रेट में कई सारे मोनोसैकेराइड यूनिट हो गए, उस टाइप के कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसैकेराइड कहेंगे। अब वो अगर कई सारे मोनोसैकेराइड यूनिट अगर एक ही स्ट्रक्चर में हो गए तो वो एक दूसरे को लिंक हो गए, तो लिंकेज क्या बनती है? तो वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। मतलब कई सारे मोनोसैकेराइड यूनिट एक दूसरे को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जब अटैच होंगे तो जो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें कई सारे मोनोसैकेराइड यूनिट होंगे, उस टाइप का कार्बोहाइड्रेट मतलब पॉलीसैकेराइड। अब इस पॉलीसैकेराइड के तीन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, याद रखना है। एक है स्टार्च, दूसरा है सेल्यूलोज और तीसरा है ग्लाइकोजन। स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन, ये तीन पॉलीसैकेराइड है। अब इनकी शुरुआती जो इंफॉर्मेशन है वो हम देखेंगे, फिर बाद में इनके हमको स्ट्रक्चर देखना है। हमको इसमें स्पेशली स्टार्च और सेल्यूलोज, इन दोनों के जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर निकालना है और वो स्ट्रक्चर कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्टार्च क्या होता है, किधर पाया जाता है। स्टार्च स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लांट्स, मतलब प्लांट जो होती है वो जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। मतलब प्लांट को अपना बनाया हुआ कार्बोहाइड्रेट प्लांट किस फॉर्म में स्टोर करती है? तो प्लांट स्टोर करती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर ह्यूमन एंड अदर एनिमल। स्टार्च एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। मतलब हम हमारे खाने में सबसे ज्यादा इस्तेमाल अगर करते होंगे तो स्टार्च, क्योंकि स्टार्च गेहूं में स्टार्च होता है, ज्वार में स्टार्च होता है, राइस में स्टार्च होता है। तो हम गेहूं, ज्वारी हो या राइस हो, ये सभी जो इस्तेमाल करते हैं हमारे खाने में, इन सभी में स्टार्च होता है। इसीलिए स्टार्च हमारे खाने का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, एक मेन पार्ट है हमारे डाइट का, हमारे न्यूट्रिशन का। इसलिए स्टार्च में लिखा गया है कि स्टार्च एक सबसे पहले प्लांट को कार्बोहाइड्रेट स्टोर करने का एक फॉर्म है स्टार्च, और ह्यूमन बीइंग के लिए, एनिमल्स के लिए ये जो है एक इम्पोर्टेंट खाने का सोर्स है, न्यूट्रिएंट है। तो ये होगा स्टार्च की एक शुरुआती मालूमात। फिर उसके बाद में हम उसके स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। बाद में आता है सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज का क्या इंपॉर्टेंस है? सेल्यूलोज भी पॉलीसैकेराइड, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट। मतलब जो प्लांट की सेल वॉल होती है, प्लांट में सेल होती है, उस सेल को सेल वॉल होती है, तो वो जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनती है। और साथ ही साथ बैक्टीरियल सेल की भी, मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया की भी सेल की सेल वॉल ये सेल्यूलोज से बनती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सेल्यूलोज कहाँ पाया जाता है? इट इज ऑल्सो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वुड एंड कॉटन। मतलब लकड़ी, उसमें वुड में, लकड़ी में सबसे ज्यादा क्या होता है? सेल्यूलोज होता है। और साथ ही साथ कॉटन का हम इस्तेमाल कपड़े बनाने के लिए करते हैं, तो
तो वो जो कॉटन है वो भी एक प्रकार का क्या है, सेल्यूलोज है, क्योंकि उसमें सेल्यूलोज होता है। तो वुड में और कॉटन में सेल्यूलोज पाया जाता है। प्लांट की और बैक्टीरिया की सेल वॉल सेल्यूलोज से बनती है। तो ये होगा एक सेल्यूलोज के इम्पोर्टेंट। उसके बाद में आते हैं ग्लाइकोजन की तरफ। ग्लाइकोजन जिस तरह से आप प्लांट जो है अपना कार्बोहाइड्रेट किसके फॉर्म में स्टोर करती है, स्टार्च की, उसी तरह एनिमल को अगर अपना कार्बोहाइड्रेट स्टोर करना है, एनिमल बॉडी में एनिमल को अगर अपना कार्बोहाइड्रेट स्टोर करना है तो एनिमल अपने बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन उसको कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, स्टोर करता है। मतलब ग्लाइकोजन भी कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का फॉर्म है। सिर्फ ग्लाइकोजन एनिमल बॉडी में स्टोर होता है और स्टार्च प्लांट बॉडी में स्टोर होती है। तो इट इज अ स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट। फिर से ये स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का फॉर्म है ऑफ एनिमल। मगर किसका, एनिमल का। मतलब स्टार्च में और ग्लाइकोजन में डिफरेंस क्या है, स्टार्च प्लांट का कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज फॉर्म है और ग्लाइकोजन एनिमल का कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज फॉर्म है। एंड प्रेजेंट इन, तो फिर आप ये एनिमल में स्टोर होने वाला कार्बोहाइड्रेट है तो एनिमल बॉडी में मिलता होगा, एनिमल बॉडी में पाया जाता होगा। तो कहां पर एनिमल बॉडी में पाया जाता है, एंड प्रेजेंट इन लिवर, लिवर में, मसल एंड ब्रेन, मतलब हमारे लिवर में, हमारे सभी तरह के मसल्स में, हमारे ब्रेन में, एंड ऑल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड फंगाई। मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ईस्ट और फंगाई, इनके भी फॉर्म में ये जो है ग्लाइकोजन क्या होता है, स्टोर होता है। मतलब हमारे बॉडी में लिवर, मसल और ब्रेन में स्टोर होता है ग्लाइकोजन। मतलब यहाँ वो पाया जाएगा और उसके बाद में ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ईस्ट और फंगाई, इनमें भी वो पाया जाता है। तो ये 3 एग्जाम्पल हुए पॉलीसैकेराइड के। सबसे पहले तो आप डेफिनेशन याद रखिए कि जिस कार्बोहाइड्रेट में कई सारे मोनोसैकेराइड यूनिट होते हैं उस टाइप के कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसैकेराइड कहते हैं। 3 एग्जाम्पल कौन से, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन। तो इनकी एक शुरुआती मालूमात, इंफॉर्मेशन हमने ली। अब इसके बाद हम इनके स्ट्रक्चर स्टडी करने वाले हैं। तो आइए चलिए सबसे पहले हम स्टडी करते हैं स्टार्च का, कि स्टार्च का स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, स्टार्च का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और भी क्या इंपॉर्टेंस है स्टार्च की। ये टॉपिक देखेंगे हम अभी स्टार्च के स्ट्रक्चर में। तो आइए चलिए समझते हैं स्टार्च का स्ट्रक्चर। मतलब हमारा अभी टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्च। स्टार्च का स्ट्रक्चर देखना, स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज देखना है। तो सबसे पहले स्टार्च ये पॉलीसैकेराइड। अब पॉलीसैकेराइड का मीनिंग थोड़ा सा पॉलीमर जैसा होता है। मतलब ये जो स्टार्च का स्ट्रक्चर है एक तरह का पॉलीमर है। अब पॉलीमर हुआ तो इसका मतलब उसमें मोनोमर है। तो मोनोमर क्या होता है, मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड कई सारे एक जगह जब हो जाते हैं तो वो पॉलीमर मतलब पॉलीसैकेराइड फॉर्म करते हैं। तो ये स्टार्च जो है वो किसका पॉलीमर है, मतलब उसका बेसिक मोनोमर क्या है, छोटा से छोटा उसका स्ट्रक्चर क्या है, छोटा पार्ट क्या है जिसे हम मोनोमर कहते हैं। तो स्टार्च में मोनोमर होता है, मतलब मोनोसैकेराइड होता है, वो है अल्फा डी ग्लूकोज। मतलब स्टार्च किसका पॉलीमर है, स्टार्च द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ग्लूकोज 2 तरह के होते हैं, अल्फा और बीटा। हम उसे साइक्लिक स्ट्रक्चर में ग्लूकोपायरानोज कहते हैं। तो आप अल्फा डी ग्लूकोज लिखिए या अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज लिखिए, वो एक जैसा है क्योंकि ग्लूकोज को ही ग्लूकोपायरानोज कहा जाता है। तो स्टार्च में सबसे बेसिक यूनिट कौन सा होता है, कौन सा मोनोसैकेराइड यूनिट होता है, तो अल्फा डी ग्लूकोज। मतलब कई तरह के कई सारे अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब एक दूसरे को लिंक हो गए तब जाकर बनेगा स्टार्च का स्ट्रक्चर, क्योंकि स्टार्च पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज का। तो अब ये जो स्टार्च है इसका अगर स्ट्रक्चर समझना है तो स्टार्च 2 चीजों से बनता है। मतलब स्टार्च के स्ट्रक्चर के 2 पार्ट आपको समझना होगा और वो 2 पार्ट जब कंबाइन होंगे तो स्टार्च बनेगा। तो
तो स्टार्च में दो पार्ट ये है, मतलब स्टार्च के स्ट्रक्चर के दो पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, एक है अमाइलोज और दूसरा है अमाइलोपेक्टिन। मतलब स्टार्च कौन से दो पार्ट से बनता है? तो स्टार्च बनता है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से। मतलब स्टार्च के स्ट्रक्चर के कितने पार्ट हैं? दो, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन कंबाइन हो गए तब बनेगा स्टार्च। तो अब ये अमाइलोज क्या है, अमाइलोपेक्टिन क्या है, इनके स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं वो जब समझेंगे तभी जाके स्टार्च का स्ट्रक्चर समझेंगे। तो चलिए, अमाइलोज स्टार्च में कितना पाया जाता है? अमाइलोज स्टार्च में 15 to 20% पाया जाता है। मतलब 100 ग्राम अगर आपने स्टार्च लिए तो उसमें 15 to 20 ग्राम क्या होगा? अमाइलोज। मतलब थोड़ा कम है। और बाकी बचा हिस्सा कितना है? 80 to 85%, 80 से 85% अमाइलोपेक्टिन होता है। मतलब स्टार्च में कम हिस्सा अमाइलोज का और सबसे ज्यादा कौन होता है? अमाइलोपेक्टिन होता है। अमाइलोज का परसेंटेज स्टार्च में 15 to 20% अमाइलोज होता है और 80 to 85% अमाइलोपेक्टिन होता है। तो सबसे ज्यादा कौन है फिर? अमाइलोपेक्टिन। ये जो अमाइलोज है ये स्टार्च का वाटर सोल्यूबल पार्ट है। अमाइलोज वाटर सोल्यूबल है, अमाइलोज वाटर में डिसॉल्व होता है और अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसोल्यूबल पार्ट है। मतलब अमाइलोपेक्टिन वाटर में सोल्यूबल नहीं है, वो डिसॉल्व नहीं होता। फिर स्टार्च वाटर में इनसोल्यूबल क्यों? स्टार्च अगर वाटर में ऐड किया गया तो स्टार्च वाटर में इनसोल्यूबल है। उसकी वजह स्टार्च में सबसे ज्यादा कौन? अमाइलोपेक्टिन, 80 to 85%। अमाइलोपेक्टिन वाटर में किस तरह? अमाइलोपेक्टिन वाटर में इनसोल्यूबल। अगर स्टार्च का जो मेन पोर्शन है, मेन कंपोनेंट है, वही वाटर में अगर इनसोल्यूबल होगा तो स्टार्च भी वाटर में किस तरह से होगी? स्टार्च भी वाटर में इनसोल्यूबल होगी, क्योंकि सिर्फ अमाइलोज डिसॉल्व होता है, अमाइलोपेक्टिन डिसॉल्व नहीं होती। तो अमाइलोज वाटर सोल्यूबल पार्ट ऑफ स्टार्च, अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसोल्यूबल पार्ट। अब चलिए, अमाइलोज का स्ट्रक्चर फिर किससे बनेगा? अमाइलोज भी पॉलीमर है, अल्फा डी ग्लूकोज का। अमाइलोपेक्टिन भी पॉलीमर है, अल्फा डी ग्लूकोज का। मगर जब अल्फा डी ग्लूकोज मतलब अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज यूनिट स्ट्रेट चेन फॉर्म करेंगे, मतलब कई सारे अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज यूनिट एक दूसरे को स्ट्रेट चेन में अटैच होंगे, तो वो जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बने जिसे हम कहेंगे स्ट्रेट चेन पॉलीमर, तो वो स्ट्रेट चेन पॉलीमर कौन है? अमाइलोज। मतलब सीधी सी बात, अमाइलोज का स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रेट चेन। अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से वो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है वो होता है अमाइलोज। और अमाइलोपेक्टिन किस तरह का स्ट्रक्चर है? अमाइलोपेक्टिन ब्रांचेस स्ट्रक्चर है अल्फा डी ग्लूकोज का। यहाँ पे कंफ्यूजन का काम नहीं। अमाइलोज भी अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है, अमाइलोपेक्टिन भी अल्फा डी ग्लूकोज से बनता है। मगर अमाइलोज ये स्ट्रेट चेन पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज का और अमाइलोपेक्टिन ब्रांच चेन पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज का। जब स्ट्रेट चेन पॉलीमर बन रहा है इसका मतलब वो यूनिट्स में वो मोनोसैकेराइड में लिंकेज भी बनती होगी। तो इस अमाइलोज में अल्फा, अल्फा क्यों? क्योंकि सभी अल्फा मॉलिक्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं आप ग्लूकोज के, इसलिए अल्फा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, इसलिए अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मतलब अमाइलोज में कौन सी लिंकेज बनती है? स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में। अमाइलोज के स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर में अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है। मतलब एक मोनोसैकेराइड, एक अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फर्स्ट कार्बन नेक्स्ट अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फोर्थ कार्बन को अटैच होता है थ्रू आउट दी ऑक्सीजन। इसलिए वो जब थ्रू आउट दी ऑक्सीजन दो स्ट्रक्चर कनेक्ट हो रहे हैं हम उसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। तो इसमें कौन सी लिंकेज होती है अमाइलोज में? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है।
अमाइलोपेक्टिन, क्योंकि इसमें सिर्फ स्ट्रेट चेन बनेगी 1,4 अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, मगर अमाइलोपेक्टिन एक ब्रांच चेन पॉलीमर है। मगर ये मत भूलिए ब्रांच चेन बनने के लिए भी सबसे पहले स्ट्रेट चेन बनना पड़ेगा। मतलब सबसे पहले स्ट्रेट चेन बनेगी और फिर वो स्ट्रेट चेन को क्या निकलेगी, ब्रांच निकलेगी, तब जाकर स्ट्रक्चर ब्रांच होगा। तो ये ब्रांच चेन पॉलीमर है। अब ब्रांच चेन पॉलीमर में सबसे पहले स्ट्रेट चेन भी बनेंगे और फिर ब्रांच बनेगी। स्ट्रेट चेन बनाने के लिए अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जिस तरह से इसमें है उसी तरह से इसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, मतलब एक अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फर्स्ट कार्बन नेक्स्ट अल्फा ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन को थ्रू आउट द ऑक्सीजन अटैच होगा, इसलिए वो ही अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये ब्रांच चेन पॉलीमर क्यों है, बिकॉज ब्रांच कहां पर बनती है, तो ब्रांच बनती है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मतलब इसमें दो तरह के लिंकेज, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और दूसरी है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मतलब जो स्ट्रेट चेन बनेगी उस स्ट्रेट चेन का एक मोनोसैकेराइड का, मतलब एक अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन दूसरे स्ट्रेट चेन के 6 कार्बन को अटैच होगा, जब जाके 1 और 6 एक चेन का फर्स्ट कार्बन और दूसरे चेन का 6th कार्बन यूनिट का अटैच होगा, तब जाकर अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी। और यही अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो स्ट्रक्चर में ब्रांचिंग बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर डिस्कस करने से पहले आपको स्टार्च की ये इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, तभी जाके आप स्टार्च का स्ट्रक्चर स्टडी कर सकेंगे। तो चलिए एक रिवाइज करते हैं। स्टार्च के कौन से दो पार्ट, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज कितना होता है 50 to 20%, अमाइलोपेक्टिन कितना होता है 80 to 85%। अमाइलोज किस तरह का पार्ट है स्टार्च का, वाटर सोल्यूबल। अमाइलोपेक्टिन स्टार्च का किस तरह का पार्ट है, वाटर इनसोल्यूबल। वाटर इनसोल्यूबल पार्ट ज्यादा है, इसलिए स्टार्च भी वाटर में इनसोल्यूबल होती है। वहां से तो अमाइलोज का स्ट्रक्चर किस तरह का है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर, इसलिए स्ट्रेट चेन पॉलीमर कहा गया है। अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर ब्रांच चेन स्ट्रक्चर, इसलिए ये ब्रांच चेन पॉलीमर कहा गया है। यहाँ पर स्ट्रेट चेन किस पे फॉर्म होती है, अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, मगर लिंकेज होती है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ब्रांच चेन पॉलीमर में किस तरह के लिंकेज होते हैं, एक स्ट्रेट चेन लिंकेज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक और ब्रांच बनने के लिए अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये होगा स्ट्रक्चर की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अब आपने ये सब याद रखे, तो चलिए निकालते हैं स्टार्च का स्ट्रक्चर। हमको दोनों भी पार्ट निकालना होंगे, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज निकाल ले, अमाइलोपेक्टिन निकाल ले, तो वो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से क्या बन गया, स्टार्च बन गया। मतलब स्टार्च का स्ट्रक्चर आपको अगर देखना है तो आपको अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन इन दोनों के स्ट्रक्चर बनाना होंगे, तो तब जाके वो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से स्टार्च बनेगा। तो चलिए देखते हैं स्टार्च के अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर। तो चलिए स्टार्च का स्ट्रक्चर अगर समझना है तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर समझना होगी, तभी जाकर अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से बनेगा स्टार्च। तो अमाइलोज आपको पता है, अमाइलोज अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन पॉलीमर है, इस तरह से हमने अभी पढ़ी। वो अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म करते। अल्फा डी ग्लूकोज मतलब अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म में हम ग्लूकोज को अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज कहते हैं। मतलब जब हम कई सारे अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेंगे, इस तरह से ये कौन सा मॉलिक्यूल है, फिर ये सभी हमने 3 लिखी, इसका मतलब 3 नहीं, ये कई जाता है, n नंबर इनफाइनाइट नंबर क्या है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज मतलब अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज का मतलब क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। कि जब हम कई सारे मॉलिक्यूल लेंगे, कितने लेंगे, n नंबर, मगर एक चेन फॉर्म करने के लिए हमने यहाँ पर 3 यूनिट ली, तो आपको इस तरह से समझना होगा चेन किस तरह से फॉर्म होती है। मगर एक्चुअली ये 3 यूनिट है क्या,
ये कई सारे हैं। तो ये भी अल्फा डी ग्लूकोपायरेनॉल, ये भी अल्फा डी ग्लूकोपायरेनॉल, ये भी अल्फा डी ग्लूकोपायरेनॉल, ऐसे कई सारे अल्फा डी ग्लूकोपायरेनॉल मतलब अल्फा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब इनकी अरेंजमेंट इस तरह से है, एक मॉलिक्यूल का फर्स्ट कार्बन और दूसरे मॉलिक्यूल का फोर्थ कार्बन ये आमने सामने आएंगे, एक का फर्स्ट दूसरे का फोर्थ, इसका फर्स्ट इसका फोर्थ, ये आमने सामने लिखिए, तब जाकर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म। तो अब यही मॉलिक्यूल किस तरह से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म होते हैं और जिससे उसका स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर मिलता है, अमाइलोज फॉर्म होता है। तो देखिए ये होगा एक मॉलिक्यूल अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनॉल का फर्स्ट कार्बन, इसका ये OH, और ये है दूसरा अल्फा डी ग्लूकोपायरेनॉल का ये फोर्थ कार्बन, उसका ये OH, ये दो OH मिलकर वाटर मिलेगा और वो वाटर निकलने के बाद में वहां ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगी। तो देखिए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस तरह से बनेगी, ये H और ये OH निकाल दो, क्या होगा HOH H2। अब H2 निकालने के बाद क्या बचा सीधी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इसको लिंक हो जाएगा, मतलब ये सब निकाल दो और ये फर्स्ट और फोर्थ कार्बन में क्या कनेक्ट कर दो ऑक्सीजन। अब ये फर्स्ट और फोर्थ में थ्रू आउट द ऑक्सीजन ये जो लिंकेज बनी, यही क्या है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। मतलब ये लिंकेज को आप क्या कहेंगे, ये मॉलिक्यूल अल्फा था इसलिए अल्फा, फर्स्ट में एक के और एक के साथ फोर्थ में 1,4 क्या बनी, थ्रू दी ऑक्सीजन जो लिंकेज बनती है उसे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। जिस तरह से यहां पर बनी उसी तरह से यहां भी ये फर्स्ट, इस मॉलिक्यूल के फर्स्ट कार्बन से ये OH और इस मॉलिक्यूल के फोर्थ कार्बन से OH, ये HOH जाएंगे तो क्या मिल जाएगा वाटर, वाटर रिमूव होगा, क्या बचा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन इसको कनेक्ट हो जाएगा। मतलब फिर से फर्स्ट में और फोर्थ में ये जो लिंकेज बनेगी ये लिंकेज भी होगी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, कौन सी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब जिस तरह से ये N नंबर है, इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के भी आगे एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के आगे भी एक मॉलिक्यूल है। तो फिर से इस मॉलिक्यूल का फोर्थ कार्बन दिख रहा है उसका OH, फिर इसके आगे भी एक मॉलिक्यूल है उसका फर्स्ट कार्बन का OH, वो दो OH, इधर वाले का फर्स्ट कार्बन का OH और ये तो फोर्थ कार्बन है ही, ये OH वो OH मिलकर H2 बनाएगी। मतलब फिर से ये जो ऑक्सीजन है ये इधर की स्ट्रक्चर से लिंक होगा और फिर से ये भी, ये फर्स्ट कार्बन है इस मॉलिक्यूल का, इधर इस तरह से कंसीडर है कि दूसरे मॉलिक्यूल का फोर्थ कार्बन सामने होगा उसका OH और ये OH मिलकर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म करेगी। तो इस तरह से ये लिंकेज इधर कंटिन्यू होगी, ये लिंकेज इधर कंटिन्यू होगी और इस तरह से उस स्ट्रक्चर में कितने यूनिट हो गए, तो अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मतलब n नंबर, आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ये बाय n मतलब उसमें कई सारे स्ट्रक्चर है, इस तरह से कई सारे लिंकेज है, तो कई सारे इसमें n नंबर मॉलिक्यूल्स है और कई 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज उसमें फॉर्म हो रहे, इसलिए ये जो स्टेट चेन स्ट्रक्चर मिल जाएगा ये किसका है अमाइलोज का। तो ये जो स्टेट चेन स्ट्रक्चर है ये होगा अमाइलोज और अमाइलोज से ही बनेगा अमाइलोपेक्टिन। तो चलिए अब अमाइलोज समझ ले आपने, अमाइलोज का ये स्टेट चेन स्ट्रक्चर है। अब अमाइलोज के बाद में देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अमाइलोपेक्टिन। तो आइए चलिए अमाइलोज के बाद अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। तो आपको पता है अमाइलोज एक स्ट्रेट चेन पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोपायरेनॉल का, मगर अमाइलोपेक्टिन ये ब्रांच चेन पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोपायरेनॉल का। अमाइलोपेक्टिन में ब्रांच किस तरह से फॉर्म होती है ये देखना है। तो अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने अमाइलोज की जैसे अल्फा डी ग्लूकोज की दो स्ट्रेट चेन, एक ये स्ट्रेट चेन जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट है और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज,
तो ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोज, अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोज में 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है। तो ये जो स्टेट चेन है उसकी ये एक चेन होगी और ये एक नीचे दूसरी चेन फिर से अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोज की, फिर से उनमें भी क्या है 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, मतलब दो स्टेट चेन ले जिसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोज में। तो ये अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोज की एक स्टेट चेन, ये फिर से अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोज की दूसरी स्टेट चेन, मतलब आपको दो अमाइलोज के चेन लेना होगा। ये होगी अमाइलोज की एक चेन, ये होगी अमाइलोज की एक चेन, जिस तरह से अमाइलोज का स्ट्रक्चर बना है उसी तरह। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्रांच किस तरह से फॉर्म होती है देखना है। ये दो चेन, क्योंकि ब्रांच चेन स्ट्रक्चर है, ब्रांच बनाना है तो दो चेन लगेगा, ये होगी ये। अब ब्रांच बनती है एक चेन के एक यूनिट के फर्स्ट कार्बन में और दूसरे चेन के दूसरे यूनिट के 6 कार्बन में। मतलब देखिए ये एक चेन, उसका ये एक फर्स्ट कार्बन है एक मोनोसैकेराइड यूनिट का, मतलब अल्फा डी ग्लूकोपाइरिनोज, ये फर्स्ट कार्बन और ये दूसरी चेन होगी। इस दूसरी चेन में के कौन से कार्बन से लिंकेज होना है, तो 6 नंबर के। इसलिए देखिए मैंने ये CH2OH इस तरह से लिखा है, क्योंकि CH2OH की कौन सा कार्बन होता है 6th कार्बन होता है। तो ये H और ये OH H2O फॉर्म करेंगे। आपको पता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनना है तो क्या निकालना होगा, वाटर। तो ये H और ये OH जाने के बाद यहां पर क्या बचा, ये ऑक्सीजन से ये ऑक्सीजन इस CH2 का अटैक हो जाएगा। अब ये स्टेट चेन थी, ये स्टेट चेन थी, मगर ये क्या फॉर्म हो गई इनके बीच, ब्रांच। तो ये कौन सी ब्रांचिंग है, ये है अल्फा, क्योंकि ये चेन में भी ये यूनिट कौन सा था अल्फा, ये भी यूनिट कौन सा था अल्फा, अल्फा 1 और 6, अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सिर्फ अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ही है ये स्ट्रक्चर में। ये तो किसकी है, ब्रांच फॉर्म करने की, मतलब ब्रांच कहां पर फॉर्म होगी, तो अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू ब्रांच फॉर्म होगी। मगर स्ट्रक्चर में अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी है ना, क्योंकि ब्रांच अगर बनाना है तो स्टेट चेन पहले बनाना पड़ेगी। ये अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ये वाली है, ये वाली है। उसी तरह से ये भी अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, इधर भी अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनी, ये भी चेन इधर कंटिन्यू है, क्योंकि मेनी यूनिट है। ये चेन यहाँ पर ब्रेक नहीं है, इधर कंटिन्यू है। ये चेन भी यहाँ पर ब्रेक है क्या, इस कार्बन की फर्स्ट कार्बन थी, ये इधर कंटिन्यू है। उसी तरह से ये चेन भी इधर कंटिन्यू है, मगर ये दो चेन के बीचों बीच एक ब्रांच बनती है अल्फा 1 6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तब जाकर अब ये ब्रांचे स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया ब्रांचे स्ट्रक्चर, और इसलिए ये स्ट्रक्चर है अमाइलोपेक्टिन का। मतलब अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर देखना ही स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च है। स्टार्च के लिए कोई अलग सा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, स्टार्च का स्ट्रक्चर समझना है तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन ही मतलब स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च है। तो ये होगा अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर, और यही अमाइलोपेक्टिन मतलब स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च, क्योंकि उसके दो पार्ट है। अमाइलोपेक्टिन में कितने पार्ट हो गए, 2। ये होगा एक अमाइलो, स्टेट से स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा अमाइलो, और ब्रांच को भी जब कंसीडर करें तो हो जाएगा अमाइलोपेक्टिन। मतलब ये सभी अमाइलोपेक्टिन मतलब अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन से बनेगा स्टार्च, इसलिए ये होगा स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। तो अच्छी तरह से याद रखिए, आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। अब नेक्स्ट वीडियो में ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज इनकी जो इंफॉर्मेशन है वो हम लेंगे। तब तक ये वीडियो अच्छी तरह देखते रहिए। ओके, थैंक यू।